झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे। हिमांशु जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दें, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं हिमांशु नशेबाज। दोस्तों, मेरी शुरुआत 2007 की बात थी। उस टाइम मैं 10th क्लास में पढ़ता था। चीज़ें उसी टाइम से ख़राब नहीं थी, चीज़ें बचपन से ख़राब चली आ रही थी। गुस्सा, जिद्दीपन, जिस चीज़ की डिमांड है वो चाहिए ही चाहिए थी उस टाइम पे, चाहे उसके लिए घर वालों को कर्जा करना पड़े, चाहे पैसे हैं नहीं है, संडे है क्या है, इन चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 2007 से मैंने अल्कोहल लेना शुरू किया था। जब अल्कोहल की शुरुआत होती थी तो किसी के घर में जैसे दोस्त है यार, उनके माँ बाप कहीं जा रखे हैं तो बोलते थे यार आप नाइट आउट पे आ जाना मेरे घर पे, क्योंकि बगल पड़ोसी थे, घर वाले मना नहीं करते थे। तो दिन से ही पूरी प्लानिंग कर रखी कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वहाँ से मेरी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद ऐसी स्थिति मेरे घर में भी आती थी कि मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती थी, आंखों का ऑपरेशन चल रहा था, दिल्ली एम्स में चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं वेट करता था कब ये जाएंगे और कब मुझे आज़ादी मिलेगी। जब ये जाएंगे तभी तो मुझे खुशी तब मिलती थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, ना कि अपने परिवार के साथ। तो वो जाते थे, तो जिस दिन जाएंगे फिर एक दिन डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर रात को बैठेंगे, वो सफ़र कर रहे थे। फिर सुबह वो पहुंचते थे, तब तक सुबह तक सारा चीज़ साफ कर दी, दोस्तों को अपने घर भेज दिया। तो इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी में नशे की शुरुआत हो चुकी थी वहाँ से। उसके बाद 11th में पहुंचा, स्कूल से निकाल दिया गया। जैसे 10th पास किया था स्कूल से निकाल दिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो 11th में गया स्कूल, पेपर वगैरह दिए नहीं दिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। टीचर घर पे आ रहे, पिताजी को बोल रहे हैं, और पिताजी समझाते थे, मैं समझता नहीं था। मैं यही तो मजे हैं मेरी ज़िंदगी के, मैं ये दिन लौट के थोड़ी आएंगे अब मेरे। पर ये चीज़ें वहाँ पर नहीं समझी कि पढ़ाई के दिन भी तो लौट के नहीं आएंगे कभी वापस, वो दिन भी तो इंसान याद करता है। स्कूल में भी नशा करके जाना, क्लासेस चल रही, क्लासेस में नहीं जाना, सिर्फ अटेंडेंस लगाना अपनी स्कूल में, उसके बाद अपना गायब हो जाना, अपना क्रिकेट वगैरह खेलो, नशा वगैरह करो, फिर शाम को अपने घर वापस आ जाना। तो 11th में जैसे तैसे पिताजी ने पास करवा दिया। ऐसा भी नहीं था कि 10th तक पढ़ने में अच्छा था, ये भी नहीं कि टॉपर रहूँगा, पर ठीक था, 60-70 एवरेज, जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसी प्रकार से मैं भी था। उसके बाद 12th में पहुंचा, प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड में फेल, फिर बोर्ड परीक्षाएं आई। बोर्ड परीक्षा में ऐसा होता है कि स्कूल का पेपर लीक हो जाता है उस साल, तो मैं घूमने निकल जाता हूँ, जबकि पेपर 3 दिन बाद होगा। जो पढ़ने वाला इंसान हो वो क्या करेगा, उस टाइम पे अपनी पढ़ाई करेगा ना, पर मैं अपना चौकता वगैरह घूम के वापस आता हूँ। एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, क्योंकि मैं तो सिर्फ मुझे बहाना चाहिए था, मैंने बोला दोस्त की बहन की शादी, वहाँ जाना, वहाँ अपना नशा किया, फिर वापस आ गए अपना घर। चोट भी छुपा रखी है, यही चीज़ें चलती चली गई। फिर 12वीं में उस साल में फेल हो गया। घर पे बैठा था, पिताजी टीवी जा रखे थे किसी काम से, कुछ रिश्तेदारों का कुछ काम था वहाँ पर, तो पिताजी उस दिन थे नहीं। तो जब उस टाइम पे जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, तो मैंने जैसे खोला अपना रिजल्ट, मैं फेल, केमिस्ट्री में मैं फेल था। तो जिस टाइम मैंने देखा, पर उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं 4 में भी कैसे पास हो गया मुझे ये नहीं पता चला। पर मैंने ये नहीं सोचा, मैंने यार मैं कैसे फेल हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फेल हो गया। जो मेरे साथ के थे वो भी फेल हो गए, क्योंकि जिनके साथ मैं बैठता था वो भी मेरे जैसे थे, मुझसे कोई अलग नहीं थे वो भी। दिमाग में बुरी चीज़ें दौड़नी शुरू हो गई,
कि यार सुसाइड कर देता हूँ, अब तो मैं फेल हो गया। कौन नहीं होता अपनी लाइफ में फेल? कोई स्कूल में होता है, कोई जॉब में फेल होता है, कोई काम में फेल होता है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी जगह। तो इसका सॉल्यूशन सुसाइड तो था नहीं। तो पिताजी मेरी माताजी को बोलते हैं कि इसको एक कमरे में बंद कर दे आज। तो खाना खाने की इच्छा नहीं। तो मैं शाम को एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो मुझे मार्केट बुलाता है, तो वो पास हो जाता है। तो उनका अपना प्रोग्राम था कि खाएंगे पिएंगे। आप वो लोग जितने बैठे हुए थे वो सब पास थे, उनमें एक फेलियर मैं ही था वहाँ पर बैठा हुआ। तो जलन सी होने लग गई, गुस्सा पनपने लग गया अंदर कि यार ये कैसे बात हो गया। तो वो तो अपने मजे ले रहे थे वहाँ पर। मैं गुस्से में उठ के ना उस दिन मैंने पी ना कुछ किया, मैं सीधा अपना घर आ गया। फिर दोबारा स्कूल चेंज किया, दोबारा वापस उसी स्कूल में आया। उस साल थोड़ा पढ़ाई करनी शुरू कर दी अपनी। फिर जैसे जैसे मैं 12th क्लियर कर दिया मैंने। फिर मेरी शुरुआत होती है जब मैं देहरादून आता हूँ, अपना एडमिशन लेता हूँ बीटेक में, यूआईटी में। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अल्कोहल लेता था। मेरे साथ के लड़के और नशे भी लेते थे, पर मैं उस टाइम कुछ नहीं करता था। मैं सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाता था। तो एक दिन मेरे किसी फ्रेंड ने बोल दी मुझे कि आज तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। अब मैंने सोचा यार गिफ्ट कैसा होगा वो। तो मेरे लिए ड्रग्स लेके आ रखा था। तो उस टाइम मैं 2011-12 की बात रही होगी ये। मैं बल्लूपुर में रहता था उस टाइम पे। मकान मालिक भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। तो आए, रूम में बैठे, पहली बार लिया, एक मज़ा सा आना शुरू हो गया। मैंने कहा ये चीज़ ठीक है, इसमें अगर मैं घर भी चले जाऊँगा तो मेरे पिताजी मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये अल्कोहल लेके आ रखा है। क्योंकि उससे पहले मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि मेरे चक्कर में मेरे पिताजी ने पीनी बंद कर दी थी। कि मेरे पिताजी एक चीज़ बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता चलता घर में किसके मुंह से गंध आती है। और टॉयलेट में जाता है ना, टॉयलेट में जाते हैं तो अल्कोहल की गंध तो आ ही जाती है, तो ये नहीं पता चलता। उसके बाद मेरे पिताजी ने स्मोकिंग छोड़ दी। सिर्फ किसके लिए? मेरे कारण से, कि ये नहीं पता चल रहा कि हाथ में सिगरेट की गंध किसकी आ रही है। क्योंकि मेरी आदत थी ना, रूम में सिगरेट पी रहे हैं तो धूप जला दी, ये वगैरह जो चीज़ें होती हैं। जब मेरी ड्रग्स की शुरुआत हुई तो पहले तो मजा आना शुरू हो गया, आंखें बंद हो रही हैं, एक मदहोशी बोलते हैं, बेहोश हो जाना। अपना किया, आंखें बंद, वहीं पर बेहोश हो गए। फाटक पे रुक रही है गाड़ी तो रुके हुए हैं, लोग पीछे से हॉर्न मार रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बोलता हूँ नहीं, गाली गलौज कर रहा हूँ। उसके बाद वापस अपने रूम पे चले जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार मेरी स्थिति और ख़राब होती गई। जैसे तैसे सेकेंड ईयर क्लियर हुआ, थर्ड ईयर में पहुंचा, तो ये चीज़ें मेरी बढ़ती चली गई। तो मैंने जब स्टार्टिंग में, जब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि इसमें सिकनेस होनी शुरू हो जाती है कि, तो मैंने यार मुझे नहीं हुई अभी, तो मैं कर सकता हूँ। तो जब मुझे होने शुरू हुई तो मैंने उन्हें बोला यार एक काम कर देते हैं, आप सिर्फ वीकली करेंगे। सैटरडे संडे होती है, फ्राइडे तक कॉलेज जाएंगे, सैटरडे संडे को। पर नशे बाद जब सुबह उठेगा, वो तो रात का विचार था ना मेरा, जब मैं नशा करके आ रखा हूँ, कि सैटरडे संडे को करूँगा, बाकी दिनों कुछ नहीं, बाकी दिनों क्लासेस देंगे। इसी प्रकार चीज़ें चलती रही। कॉलेज में अटेंडेंस 0। घर से पैसे की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि पहले तक तो अल्कोहल में था, उसके बाद ड्रग्स में आ गया। अल्कोहल पीना बंद कर दिया, ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया जब, तो घर में पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कभी घर में बोल दिया कि पिताजी प्रोजेक्ट है, 35,000 रुपये मुझे प्रोजेक्ट के चाहिए, जबकि आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है कि जिसमें इतनी अमाउंट लगे। प्रोजेक्ट में सारे लड़कों ने आपस में कंट्रीब्यूशन किया, तो किसी के 2,000 थे, किसी के 4,000 थे, किसी के 6,000 थे, मेरे से 500 रुपये थे। उन्हें भी मुझे गोली देनी थी ना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना था। मैंने अभी भाग थोड़ी रहा हूँ, पढ़ना तो इसी कॉलेज से। मैंने अगर नहीं दिए पैसे तो ला देना, अपना प्रोजेक्ट वापस लेना है।
पर उन्होंने तो उस कॉपी में मेरा नाम लिखवा दिया था, मुझे पता था अब ये हटा नहीं सकते मुझे। तो मैंने सिर्फ 500 ही दिए, लास्ट पेपर के दिन मैं फरार हो गया कॉलेज से। जो मेरे 35,000 रुपये थे, मैं उसका जाके अपने नशे का सामान लाके अपने रूम में बैठ के टीचर क्या बोलता है क्या नहीं करता, मेरा गाड़ी में ही रहता था। मैं कॉलेज से जैसे ही निकलता था, गेट से बाहर निकलता था, वहीं पर साइड में लगाई अपनी, क्योंकि जिद भी थी मेरे अंदर, घर में हर चीज़ की डिमांड रखना, गाड़ी चाहिए तो चाहिए। लोगों के लड़के तो कौन आ रहा कॉलेज में बाइक से, कोई बाइक से नहीं आता, सब कार से आते हैं, मुझे भी कार चाहिए। तो पिताजी ने मजबूरी में चाहे बैंक से फाइनेंस कराया, जैसे तैसे अपने अपने 2 खर्चे रोक के मेरी इच्छाओं की पूर्ति की वहाँ पर। उसके बाद कॉलेज पास आउट हो जाता, सारे अलग अलग हो जाते हैं। साथ साथ नशा बेचना भी शुरू कर दिया, क्योंकि देखो चाहे 20,000 भेजे पिताजी, चाहे 30,000 भेजे, 30,000 में एक नशेबाज का कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो 30,000 में तो गाड़ी का खर्चा नहीं निकल पाता, अगर जो इंसान डेली घूम रहा होगा, कितने का तेल लग जाता उसमें। फिर जितना ला रहे हैं उतना ही थोड़ा बहुत पैसा निकल रहा है, तो उसमें ही खुशी हो जाती थी, चल यार कुछ तो निकला। फिर दोबारा मंगा रहे हैं, तो सोचा पता नहीं मैं कितना बड़ा बिजनेस, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ज़िंदगी में, कितना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। ये नहीं सोचा कि मैं कितनों की ज़िंदगी खराब कर रहा था। फिर नए दोस्त बने, वो भी ढूंढने तो मैंने अपने जैसे ही। फिर एक दिन की बात ऐसी आती है कि मैं भी अपने नशे से बहुत परेशान हो चुका था, छोड़ने की इच्छा तो बहुत करती थी कि छोड़ दूँ। तो एक दिन मैं नेहरू कॉलोनी में, मैं रेंट के मकान में रहता था, तो इतनी स्थिति आ गई थी कि हर 4 घंटे बाद मुझे क्रेविंग होनी शुरू हो गई थी। मेरे कारण मेरे पिताजी ने देहरादून अपना ट्रांसफ़र ले लिया, क्या पता मेरे साथ रहेगा ठीक हो जाएगा, पर मैं तो घर में 1 मिनट भी नहीं रहता था। ना मैंने अपने पिताजी को पिताजी समझा, ना माँ को माँ समझा, ना बहन को बहन समझा कभी। जब चाहे उनकी दी हुई चीज़ों से ही उन्हें उतार दिया, चाहे बीच सड़क हो, रोड पे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये पैदल जाएं, इन्हें कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस बाद में ये होता था कि गिल्ट पनप जाता था, और उसके लिए मैं अकेले अकेले रोता रहता था और ज़्यादा नशा लेना शुरू कर दिया था। तो रूम में रहते थे मैं और मेरे पिताजी। तो उस टाइम रात को इतनी गंदी स्थिति हो गई, मैंने बोला अब कहाँ जाऊँ। बाहर जो मकान वाली था उसने गेट का कुंडा लगा दिया, तो मैं अपने किचन में जाके बैठ के अपने जो भी चीज़ें थी मेरे पे, मैं उन्हें पीने लग गया वहाँ पर। मेरे पिताजी बाहर खिड़की से देख रहे, बोल रहे कि देख हम किराए के मकान पे रहते हैं, हमें अगर तुझे किसी ने इस हालत में देख दिया तो वो आज ही धक्के मार के हमें बाहर निकाल देगा, तो एक काम कर मेरे सामने ही पी ले। आप मैं से बात भी हूँ साथ साथ। तो मैंने बोला हाँ ये ठीक है। मेरे पिताजी ने मुँह उधर किया, वो रो रहे और मेरी माँ से बात कर रहे कि इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये आप इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे सामने भी नशा कर रहा है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अपना नशा वगैरह करता हूँ। उसके बाद सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता है मैं इंद्रेश चले जाता हूँ कि क्या पता मैं डिटॉक्स काट दूँ, 8-9 दिन का डिटॉक्स काट लूँ, उसके बाद क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं वहाँ से इंद्रेश चले गया। इंद्रेश से बाहर आया, 3-4-5 महीने ज़्यादा ठीक रहा मैं वहाँ से। फिर किसी के बर्थडे में चले गया, फिर वहाँ से मेरी दोबारा शुरुआत हो गई। तो मैं जब स्मैक के साथ गांजे का नशा भी लेता था साथ साथ, तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती थी कि जब मैं ड्रग्स के साथ ये चरस वगैरह गांजा वगैरह पीना शुरू करता था तो मेरी मानसिक स्थिति में मैं परेशान हो जाता था। तो मैं अपने पास्ट में झांक के देखता था। मैंने बोला मेरे दोस्त तो कितनी अच्छी अच्छी पोस्टों में पहुँच के, मैं तू क्या कर रहा है? 2014 से 2 साल ख़राब कर दिए तूने अपनी लाइफ के। तो मैं अकेले में बैठे बैठे सोता यार, फिर एक काम करता हूँ, फिर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता यार मुझे इस बार जॉब दिला दी, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं। दिल्ली में अच्छी से अच्छी कंपनियों में काम किया, पर जितने साल खराब करता रहा मेरी सैलरी भी गिरती चली गई। जब फर्स्ट ईयर में पास आउट हुआ तो 25 पे थी। उसके बाद जब गिरनी शुरू हुई तो एक दिन मैं सिलागुई की एक फैक्ट्री में 8,000 में भी काम करने के लिए तैयार हो गया, जहाँ एसी का काम होता है।
काम इतना हाई फाई नहीं था, सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट में था, नाम का क्वालिटी था, बाकी काम एक लेबर वर्क ही करना था वहाँ पर बैठ कर। 3-4 दिन गया, बस दिखाने के लिए ये हो जाता था कि घर से कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, पैसे तो पिताजी दे रहे थे, अपने नशे का सामान लेके वहीं बैठ के करता था। जिस दिन नहीं किया वहाँ परेशान हो जाता था, रात दिन सो नहीं रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन चीज़ों का। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई कि बहन के पर्स, पिताजी का, माँ का, सारी जगह से पैसे टपाने भी, चोरने भी शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं था कि यार इनका CVV कोड OTP आता है, इससे पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र कर दो अपने उसमें और उसके बाद बाहर जाके निकाल लो। एक बार मैं ऐसे ही कर रहा था तो मम्मी ने बोला 15,000 निकाल दे, तो मैंने 25,000 निकाल दिया। पर जैसे ही मैं ATM से बाहर निकलता हूँ तो मेरे अंदर एक डर सा आता है, मुझे क्या पता है मैसेज तो नहीं आया होगा। तो मैं आता हूँ वहाँ पर, तो मैं अपनी माँ को बोलता हूँ मैं गलती से 25 निकल गए मेरे से, क्योंकि मेरे को वहाँ पर यह था कि मैं 5 मांग ही लूँगा इनसे, और मुझे क्या पता था ये नहीं देंगे। उसके बाद जब मेरा 2018 की बात है, लास्ट टाइम चल रहा था, बहुत डिटॉक्स वगैरह बहुत काटे उस टाइम पे मैंने, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से। मैं आता था, अपना नशा करता था, और नशा मुक्ति केंद्र के बारे में मेरी भी राय ऐसी थी जैसा हर कोई सोचता है कि इस प्रकार से होता है, ये होता है। तो शिवांग भाई आए थे, मैं एक रूम में बैठा हुआ, उनका फ़ोन आता मुझे, तो मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, मैं यहाँ वापस आ गए। जब रूम में आए तो इन्होंने मेरी स्थिति देखी होगी। अब मुझे नशेबाज अपने को खुद को ख़राब समझता है कभी? वो अगर नहा धो के निकलेगा तो वो सोचेगा मैं कितना स्मार्ट लग रहा है आज बार रोड पे, चाहे शरीर में जान हो ना हो। तो ये आए, मिले मुझे, उनके साथ वहीं का एक स्टाफ मेंबर भी था। तो ये मुझे बोलते हैं यार क्या स्थिति कर रखी है। मैंने उन्होंने स्थिति तो बाद में बात है, पहले मुझे 500 रुपये दो अभी, क्योंकि मैं उस टाइम घर से भागा हुआ था। मैंने पहले मुझे 500 रुपये दो, तो इन्होंने जो इनका सेंटर से किराया मिला होगा ना, वो इन्होंने मुझे दे दिया कि तू इससे नशा मत करियो यार, तू इससे खाना खा लेना। तो ये अपना चले गए, मैंने अपना काम किया। उसके बाद मैं फिर रूम में, तो फिर जब मैंने नशा कर लिया उसके बाद फिर वही चीज़ें मेरे साथ कि मैंने यार क्या कर रहा था आज भी। मैंने इन्हें देखा, इनकी हेल्थ ठीक हो रही है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ये वो सो। तो मैं अपने घर में कॉल करता हूँ, क्यों घर से तो मैं भाग रहा था। घर से तो मैं ये बोल के भाग रखा था कि मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ और तुम मेरे लिए मर गए हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के बाद मुझे एक पेपर में साइन करके दे देना, क्या अखबार में तक निकलवा देना, कुछ भी कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं आऊँगा अगर दोबारा। तो जिस रूम में मैं रह रहा था उसी के बगल में मेरी माँ भी किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आ रखी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैं दिख जाता था, क्योंकि रात को घर नहीं पहुँचा। अगर उस रूम में लाइट नहीं जली तो मतलब कुछ गलत हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने उठा लिया, यही तो चीज़ें हो सकती है। तो वो भी वहीं बगल में रहना शुरू कर दिया। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मैं परेशान हो गया, मैंने मुझे भी छोड़ लेना चाहा। पर वो तो मैं सिर्फ नशे में बोल रहा था, जाने की इच्छा किसकी थी? क्योंकि मेरी वहाँ पर क्या थी, उन्होंने 2,000 रुपये दे दो, आज लास्ट है, आज के बाद ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करूँगा, कल से चले जाऊँगा। पर मेरी माँ मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने स्थिति इतनी ख़राब कर दी थी, क्योंकि हर तरीके से भरोसा ख़त्म कर दिया था। कभी कितने पैसे ले लिए कि कल से नहीं करूँगा, परसों से नहीं करूँगा, आज डिटॉक्स करवा दो, आज ये करवा दो मेरा। तो ये चीज़ें मेरी चलती रही। तो उसके बाद शिवांग भाई से मेरे ख्याल से मेरे घर वालों की बात भी होगी। उसके बाद मैं वहाँ से सेंटर गया। जब मैं सेंटर गया तो चाहे कोई इंसान तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा कर रहा हो ना ज़िंदगी में, और वो तुम्हारे सही के लिए हो, तुम वहाँ पर किसको चुनोगे? मैंने भी वहाँ पर गलत को ही चुना। मैंने 10 बातें बोल दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज के बाद घर नहीं आऊँगा, तुमसे भी रिश्ता खत्म, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। जब सेंटर पहुंचा तो मैंने वहाँ पर भी अपने जैसे ढूंढे जो मेरे जैसे थे। तो बोलते यार तेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे पैक करा दिया? मैंने कहा यार मेरा दोस्त है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। जब सेंटर पहुंचा तो मैंने वहाँ पर भी अपने जैसे ढूंढे जो मेरे जैसे थे। तो बोलते यार तेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे पैक करा दिया?
इतनी तो भाईबंदी रख देता। तो मैंने हाँ यार ये भी बात सही बोल रहे हैं, मैंने एक चांस तो दे देता, एक मौका तो मिल जाता मुझे। मैंने इन्होंने तो बताया तक नहीं मुझे। पर जब दूसरे तीसरे महीने में क्लासेस ध्यान देता था उन चीज़ों में, क्योंकि सर की क्लास ऐसी होती थी कि उसमें बैठना 1 घंटा ऐसा लगता था कि हाँ यार ये बढ़ती चली जाए। तो वहाँ से कब बदलाव आना शुरू हुआ ये मुझे भी नहीं पता चला। तो दोस्तों एक चीज़ होती है ना, माध्यम ईश्वर के ही भेजे हुए बंदे होते हैं। किसी के लिए कोई किसी को किसी का परिवार लाता होगा, पर उस परिवार तक भी कोई ना कोई इंसान संदेश पहुंचाता होगा। मैं आज नहीं, मैं जिंदगी भर ही आभारी रहूंगा शिवम भाई का कि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें खत्म करने की कोशिश कर दी थी। मैं तो यही चाहता था कि बस जिंदगी मेरी खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, मुझे जीने का कोई समझ ही नहीं थी कि जीते कैसे हैं, करना क्या है क्या नहीं करना, डिग्री वगैरह ये सब मेरी एक नाम की हो गई थी वहां पर। तो दोस्तों मैंने कहा, आपने सुना, आपने शेयरिंग सुनी है ना हिमांशु जी की। उम्मीद है कि आपको कोई मैसेज मिला होगा रिकवरी का, जैसे कि उनको मिला। किस तरीके से उन्होंने अपने एडिक्शन के दौरान चीज़ें करी और किस तरीके से उसके बाद उनकी चीज़ें आज के दिन ठीक हुई। और आज के दिन वो इस उसमें है कि आप लोगों को भी रास्ता दे रहे हैं और साथ में उनके परिवार हो चाहे समाज हो, हर चीज़ हर जगह पे उनकी चीज़ें बढ़ती जा रही है, चाहे विश्वास हो कुछ भी चीज़ हो। तो दोस्तों ये सब आपके साथ भी हो सकता है, बस आपको क्या है जो प्रोग्राम है उसको अप्लाई करना है अपने। तो जी आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको आपने समझना तो है, साथ साथ अप्लाई भी करना है। चलो इसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी भाई का कोई क्वेश्चन हिमांशु जी से कोई क्वेश्चन करना चाहेगा, पूछना चाहेगा? कोई पूछना? सर मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हम फर्स्ट टाइम वाले हैं, मैं हूँ और बहुत से लड़के हैं यहाँ पे, तो बाहर जैसे निकलते हैं अभी यहाँ से प्रोग्राम लेकर निकलेंगे तो बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी जहाँ पर हमें बहुत नीचा भी दिखाया जाएगा और जो जो जगह है वो चीज़ अट्रैक्ट भी करेंगी। तो उनसे दूर रहने के लिए सर क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो सकती है जो हम आप बताओ कि हम उनको ऐसे कर सकते हैं कि उनसे दूर रह सकते हैं। मैंने कहा आपने हाय दोस्तों, मैं हिमांशु कृष्णबाज। देखो मयंक मित्र, मयंक जी सर, हाँ मैं भी पहली बारी वाला हूँ। जी ये नहीं कि मैंने दूसरा ट्रीटमेंट लिया होगा, मैंने भी पहली बारी ट्रीटमेंट लिया। चीज़ें परिस्थिति लाइफ में आती है, बुद्धि तो भगवान ने दे रखी है, समझना भी तो पड़ेगा चीज़ों का। अपना परिवार तुम्हें क्या कभी दबाने की कोशिश करेगा? जो तुम्हारे अपने होंगे वो तुम्हें हमेशा उठाने की कोशिश करेगा, ना कि दबाने की कोशिश करेगा। दबाते कौन है? जब तुम नशा कर रहे थे बाहर, जिस स्थिति में तुमने नशा कर रहे थे, जो तुम्हारी स्थिति रही उस टाइम पे, खुश कौन होता है? परिवार होता है या बाहर वाले होते हैं? बाहर वाले ही तो होते हैं। परिवार तो खुश नहीं होगा, परिवार तो परेशानी चलता रहता है। तो जो चीजें यहाँ पर बताई जाती, वस्तु व्यक्ति स्थान, ये चीजें तो करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब मैं भी रिहैब से निकला था तो मेरी पहली कॉल भी शिवांग भाई को ही थी, और मैं उसके जितने दिन बाहर रहा था, 3 दिन 4 दिन, क्योंकि उसके बाद में दोबारा अपनी विलिंग से चले गया था वहाँ पर जी। तो मैं 3 दिन शिवांग भाई के घर पे था, बस अपने घर पे सोने के लिए जाता था, दिन में आता था इनके घर पे बैठ जाता था, इन्हीं के साथ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था मुझे ठीक होना है। तो जब जरूरत मेरी होगी तो करना मुझे पड़ेगा ना काम। तो परिवार तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा वहाँ पर, तो परिवार कभी गिराने की कोशिश नहीं करेगा तुम्हें। हाँ, कभी 2 बार बोल देगा, वहाँ पर तुम्हारा समझना जरूरी होगा तुम सही हो या गलत हो। मैंने कहा आपने सुना। क्वेश्चन हेलो दोस्तों,
राहुल एक अल्कोहलिक। सर जैसा कि आपने बताया कि अपनी चीज़ों को हम व्यक्ति वस्तु स्थान को छोड़ना पड़ता है, उससे दूर रहना पड़ता है। तो जैसे मेरे अंदर क्या था कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता था हर जगह पे। तो मैं अगर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूँ तो मैं भी लोगों की तरह जैसे देखता था कि लोग शराब पी रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो गाली गलौज कर रहे हैं, लोग उनसे डर रहे हैं, तो मैं भी ये सब चीज़ करा करता था। तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा बाहर तो ये सब चीज़ें मेरे सामने भी आएंगी कि मुझे फिर से बड़ा अपने आप को दिखाना है। मैं इतना छोटा तो लोगों के सामने बनना नहीं चाहूँगा, जो बात है कि मैं लोगों के सामने इतना छोटा बनना चाहूँ और वो कुछ भी बोल के चले जाएं मेरे घर परिवार के सामने। वैसे तो मैं इन सब चीज़ से दूर ही रहूँगा, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता तो इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलूँ। हाय दोस्तों, मैं हिमांशु नशेबाज। देखो, रिकवरी में दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होता, शो ऑफ तो करना ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। रही ये तो हर किसी के अंदर चीज़ें रही है कि अपने से जो यहाँ पर पहुँचे उनकी दोस्ती किन से रही होगी, अपने से छोटे वालों के साथ थोड़ी रही होगी, अपने से बड़ों के साथ ही तो रही होगी कि यार झगड़ा, अगर मेरा झगड़े हो तो मैं इन्हें फ़ोन करूँगा, ये आ जाएंगे, इनके साथ उठता बैठता हूँ, लोग मेरे से जैसे दबंग टाइप का बनने की कोशिश करता है, जो कि वो होता नहीं है, वो चीज़ें होती थोड़ी है उसके साथ। अब तुम यहाँ से बाहर जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या हो, आज तुम किस मुकाम पे हासिल हो, ये तुम्हारा जानना जरूरी है ना। तुम्हें दिखाने की, अगर तुम पे पैसा है, तुम पे मर्सिडीज है, तुम पे ऑडी है, तुम्हें दिखाने की जरूरत है क्या लोगों को बाहर? तुम चलोगे लोग खुद देखेंगे, तो तुम्हें तो दिखावा करने की जरूरत ही नहीं। बड़ा क्यों दिखाना कि जो मैं हूँ वो मैं प्रेजेंट में अपने आप को जानता तो हूँ, मैं प्रेजेंट में क्या हूँ मैं एक आम इंसान ही तो हूँ। क्या किया मैंने आज तक, क्या कमाया, क्या खाया, सब बर्बादी तो किया जिंदगी में। तो ये सारी चीजें देखो आती रहती है। मैंने कहा आपने सुना। हाय फैमिली, मोनो डायरेक्ट। सर आपने बोला कि आप मतलब जो ट्रीटमेंट है तो अपने जैसे लोगों को ढूंढते थे आप ना, ट्रीटमेंट मतलब जो आपसे मतलब बात, मेरे साथ भी वैसा ही है। तो जब वो मतलब आपके दिमाग में वो बात आई, आपने कहा कि प्रोग्राम के लिए क्या हुआ आपके साथ, जो चेंज हो गया आपका माइंड ना, मेरे को भी क्लासेस ठीक लगती है, पर सर उन लोगों से फिर पीछा कैसे छुड़ाया आपने? मैंने कहा आपने सुना। हाय दोस्तों, हिमांशु एक नशेबाज। देखो, ढूंढे तो मैंने अपने जैसे ही, पर मैंने एक चीज ना, जब मैं सेंटर में मुझे 10, 15, 20 दिन हो गए थे ना, मैंने एक चीज वही अंदर ठान ली थी, मैं जिंदगी में अब कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में स्मैक नहीं करूँगा, या कोई भी नशा हो, मैं वो नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते, सोता था मैं यार, मैं सोचता था यार काश एक बार करके देख लूँ। पर जब मैं क्लासेज में ध्यान देता था, सर की बातें सुनता था, तो सर जो चीज़ें बताते थे वो ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ के ऊपर बता रहे हैं, ये मेरे बारे में ही चल रहा है। उन्होंने भी अपनी शेयरिंग रखी, मैंने भी वहाँ पर रिकवरी बर्थडे देखे। मेरे साथ तो ऐसा भी होता, शिवांग भाई आते थे वहाँ पर, तो मैं जिसके साथ रहता था वो 6-7 ट्रीटमेंट काट रहा था, 7वां ट्रीटमेंट, तो शिवांग भाई ने बोला इसका बेड भी अलग करवा दो, पर फिर भी मैं उसी के साथ जाता था। तो पर सोच उसने नहीं बदली अपनी, मैंने तो बदल ली। जब वो घर चली गया उसने तो नशा कर लिया, उसका मुझे, जब मैं घर आया तो उसका मुझे सबसे पहले फोन आया, फेसबुक पे मैसेज आया, हाँ कहाँ है। उसने बोला या मैं तेरे पास आता हूँ या तू मेरे पास आ जा, कि एक बार तो कर ले मेरे साथ। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया। तो मना करना भी तो जरूरी होता है, पीछा क्या छुड़वाना है किसी से। अगर कोई तुम्हें बुला भी रहा है अपने पास, तुम्हें लगता है ये ठीक है तो तभी तो जाऊंगा मैं उसके पास, मेरा उससे कोई काम ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं उस रास्ते। तो मैंने कहा आपने सुना। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन? हाय दोस्तों, साहिल एकेडमिक। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप रिकवरी में आए तो आपको अपना भरोसा फैमिली के प्रति वापस आने में कितना टाइम लगा, और उनको भरोसा दिलाने में आपको कौन कौन सी बाधाएं जो हैं जो उनका सामना करना पड़ा? देखो दोस्त, मैंने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की मैं उन्हें भरोसा दिखाऊं या जताऊं कि मैं आज ठीक हो चुका हूं या मैं ऐसा हूं, मैं सुधर गया हूं, अब मैं ईमानदार इंसान हूं। क्योंकि ट्रीटमेंट मैं लेने गया था, ना कि मेरा परिवार। उन्हें उन चीज़ों के बारे में तो ज्ञान नहीं था वहाँ पर। अब रही मेरी गलतियाँ, जो मैंने गलतियाँ की थी अपनी लाइफ की, वो तो उन्होंने मुझे तभी माफ़ कर दिया था
जब वो मुझे लेने आए तो उन्होंने ये चीज़ें मुझसे पहले ही रख दी थी कि जो हो गया वो हो गया, आज से तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो तुझे क्या करना है। तो मैंने कभी ऐसे दिखावा करने की कोशिश ही नहीं की कभी अपने परिवार के साथ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो ठीक होता है ना वो उसके चेहरे पे ही दिख जाता है, क्या वो सही है या गलत है। अगर मैं नशा करके आता तो कितने दिन बच जाता। मैंने कभी फिर उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड नहीं रखी, वो मुझे दिन के 10 रुपए देते थे। बस ये होता है कि मेरी स्कूटी में मैंने गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया था, जेब में से 10 रुपए होते थे और गाड़ी स्कूटी में तेल होता था। मुझे जाना कहाँ था, मुझे तो भाई जी के घर तक आना था, घर से इनकी गाड़ी में थोड़ा बहुत घूम लिया, उसके बाद वापस। अब जो अगर मुझे खाना भी था मैं तो भाई जी को बोल देता था, क्योंकि मेरे पास नहीं थे पैसे। साफ और सीधी बात, मुझे मिलते ही नहीं थे, मैं कहाँ से दूँ। तो मुझे अगर चाहे मैगी खानी, चाहे चाउमीन खानी, चाहे मोमो खाने, मैं तो सीधे भाई जी को बोल देता था उस टाइम पे। तो मुझे कभी ये दिखाने की, कभी जताने की कोशिश, देखो भरोसा दिखाया जताया या सुनाया नहीं जाता ना, कभी भरोसा बनता है खुद। आप ठीक रहोगे, आपका परिवार का भरोसा आपके ऊपर बनेगा, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लग जाए। ठीक है, तो मैंने कहा आपने सुना। क्वेश्चन। हाय दोस्तों, नीतीश एकेडमिक। हाय नीतीश। सर मेरे मन में एक थोड़ा मतलब डर सा है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो फिर सर मतलब ये सोचता हूँ कि मतलब जब मैं घर वालों के पास जाऊँगा, उनके साथ इतना गलत किया है तो मतलब उनको फेस कैसे करूँगा। जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, तो आपको पता है कि मतलब हमारे समाज में थोड़ा नशा मुक्ति केंद्र की इमेज ना थोड़ी वैसी है कि ये तो नशा मुक्ति केंद्र रह के आया, कैसा होगा, ये है वो है। तो मतलब मन में डर रहता है कि मतलब जाके उन सबको फेस कैसे करूँगा। बाकी मैंने कहा आपने सुना। हाय दोस्तों, हिमांशु एक नशेबाज। देखो दोस्त, डर किसके दिमाग में नहीं होता है। जो इंसान पढ़ रहा होगा उसके दिमाग में तो डर होगा, क्या मैं पेपर दूंगा, क्या पता मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं। डर किस चीज का होता है, फेल होने का ही तो होता है। रही रिश्तेदारों की बात, तुम बोल रहे हो डर, तो ये स्थिति उन्होंने तुम्हारी पहले भी तो देखी होगी। जब तुम नशा करके उनके साथ लड़ रहे, झगड़ रहे, उन्हें गालियां दे रहे, तब नहीं देखी उन्होंने तुम्हारी स्थिति, तभी भी तो तुमने देखा होगा। पर आज अब तुम ठीक हो गए हो और अपने परिवार के बीच जाते हो, अब तुम कोई वो गलत हरकत ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें फेज करने की क्या जरूरत है। फेज क्या करना तुम्हें, परिवार है यार वो मेरा। यहाँ पर जब तुम आए तो तुम्हें किसी को फेज करना पड़ा। ये समूह है, फैमिली है, यहाँ हम सब एक जैसे हैं, वो भी तो मेरा परिवार है। वहाँ भी तो हम समूह में रह रहे, 4 लोग रह रहे, 5 लोग रह रहे, 6 लोग रह रहे, चाहे रिश्तेदार हो, उनसे क्या कर सकता। तभी तो ये 12 कदम काम करते हैं। भूल चूक निडर नैतिक सूची, ये किस प्रकार से काम, स्टेप वाइज, तभी तो बढ़ना मुझे, तभी तो ये डर खत्म होंगे मेरी जिंदगी से। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन भी तो आता है, क्या मेरी कोई पूर्व धारणा है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसे डर है जिससे निकालने मुझे ऐसा लगे नशे का ये नशा उठाना पड़े। इस प्रकार से भी तो आते हैं क्वेश्चन। तो किस लिए आते हैं, इसी चीज के लिए आते हैं। ये वहाँ पर भी यही चीजें लिखनी पड़ती हैं, ना कि वहाँ पर ऐसा लिख दो कि ना मेरे अंदर कोई डर ही नहीं है। या डर किसके अंदर नहीं होते हैं, डर हर किसी इंसान के अंदर होते हैं ना। पर मुझे सही चलना, तो मुझे डरना क्यों है वहाँ पर। हाँ, मैं कभी गलत होने लगता है मुझे, मेरे गलत विचार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो मैं सस्ता का सहारा भी तो ले सकता हूँ। मैं यहाँ आ जाऊँ कभी भी, किसी ने मना थोड़ी किया कभी किसी को। तो परिवार के बीच में डर जैसी चीजें नहीं रह जाती, किसी को फेस नहीं करना है। तुम्हारी जो गलतियां थी वो माफ हो चुकी है, और जो 12 कदम के अनुसार करते रहोगे तो एक दिन वो गलतियां भी माफ होती चली जाएंगी। जो भी चीजें तुम्हारी अपनी शेयरिंग सेशन में निकालो, जो तुम्हारे गिल्ट है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सारी अपने शेयरिंग सेशन में रखो ना। कहीं ना कहीं तुम भी तो हल्के होंगे, तभी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस एक दिन में थोड़ी बनता दोस्त, उसके लिए भी तो टाइम लगता है। नशेबाज एक दिन में तुम भी नहीं बने होंगे, तो चीजें सही एक दिन में किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने कहा आपने सुना। किसी भाई का कोई सजेशन देना चाहेगा अपनी तरफ से। हाय दोस्तों, मैं अक्षय एक नशेबाज। मांचू भाई, पहले तो आपको ढेरों बधाइयाँ है ना आज के दिन के लिए। मतलब आपका जो है रिकवरी का जो सफ़र रहा है ना, मतलब मेरे भी 3 ट्रीटमेंट हो गए हैं, साथ में हमने समय बिताया है।
है ना, आपने एक बात भी बोली थी कि मैं ऐसा था वैसा था, जो भी आपने बताई थी कि कॉलेज के दिन, मुझे भी याद है अच्छे से। लेकिन क्या है ना कि बड़ी बात मैं यही मानता हूँ कि आपने, बोलते हैं ना कि आप पक्के नशेबाज थे, मतलब होती है ना कुछ आदमी के व्यवहार खराब होते हैं, तो जो बात थी आपके अंदर भी आप एक पक्के नशेबाज थे। और जो ज़िंदगी में बोलते हैं कि संघर्ष ज़्यादा ज़रूरी होता है, संघर्ष से ही जीवन होता है। लेकिन क्या है कि आपका संघर्ष दिखा, मैंने खुद अपने आप में देखा कि आपने संघर्ष किया। बोलते हैं ना संघर्ष वो थकाता ज़रूर है लेकिन हराता नहीं है ना, तो वो चीज़ मैंने आप में देखी। आपने संघर्ष किया और आज के दिन आपके जो अंदर एक आभारीपन का भाव भी रहा, मतलब आप आगे भी बढ़े तो आप सबको लेके चले, जैसे सर हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी लेके चले, अपने परिवार को भी जिन्होंने भी किया। और एक बात आज के दिन मैं भी गर्व से कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए भी आकर्षण का केंद्र हो, जैसे हमारी परंपरा कहती है। जैसा आपने भी कहा अभी कि एक भाई को हमारे कि क्या बोलते हैं रिकवरी दिखाई नहीं जाती, और वाकई में वो चीज़ मैंने भी आपके अंदर देखी है ना। बोलते हैं ना ज़मीन से उठ के ही आदमी ऊपर बढ़ता है, तो हम नशेबाज के अंदर भी वही होती है, वो चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है, सर के अंदर देखी है। तो इसी चीज़ से भाई जी मैं भी प्रेरित होता हूँ, और आप ये ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि जो उद्देश्य आपको मिला है अपने जीवन का, आप उस पर यूं ही डटे रहें, और हर साल रोग मुक्त होकर, ऐसे ही नशा मुक्त होकर अपने परिवार के साथ और अपने संस्थान में अपना रिकवरी बर्थडे मनाते रहें यूं खुशी के साथ। किसी और मेरे कोई सजेशन? कोई और भाई सजेशन देना चाहेगा? हाय फैमिली मयंकन एडिक्ट। सर मेरा सजेशन तो यही है कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से जो भाई हमारे बीच में से उठ के गए, जैसे अक्षय भाई हो गए, लखविंदर जी हो गए, सचिन भाई हो गए, तेंद्र भाई हो गए, आज वो भी इतने खुश है नशा छोड़ के। पहले हमें लगता था कि हम नशे में एक खुशी ढूंढ रहे थे अपनी, आज नशा छोड़ के वो इतने खुश है, वो हमें हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ तुम भी नशा छोड़ सकते हो, तुम भी इतने खुश रह सकते हो। तो सर मैं भी, हम यही चाहेंगे कि सारे भाई यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही अपने क्या नाम रिकवरी में बने रहे, कभी डगमगाए ना। जैसे आपके मुँह से भी हमने कई बार सुना है कि 7 साल हो गए जिनको रिकवरी में, वो उनकी भी रिकवरी एक बार को डगमगा गई। हम भी चाहेंगे कि हमें आपसे हिम्मत मिलती है आज, आपको देख के, सर को देख के हिम्मत मिलती है आज कि हम भी नशा छोड़ सकते हैं ना। सर हम भी चाहते हैं कि हम भी रिकवरी में चलें, हमारी भी रिकवरी हो, हम भी आके ऐसी शेयरिंग करें। तो सर आप भी ऐसे रिकवरी में बने रहें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें सर। मैंने कहा आपने कोई सजेशन? मैं शिवांग, एक रिकवरिंग एडिक्ट। मैं सजेशन देना चाहूँगा हिमांशु जी को कि भाई ऐसे ही रिकवरी में आगे बढ़ते रहो और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों में और बेहतर करने की कोशिश करो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो अपना काम हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, हर चीज़ में रिकवरी लो, है ना। मुझे अभी तक याद है कि जब संस्था की शुरुआत करी थी तो कैसे, है ना, खाना हिमांशु सुबह खाना ही बनाता था, उसके बाद फिर भाग दौड़ भी करनी दिन भर की। शुरुआत की बता रहा हूँ आपको, झाड़ू पोछा करना हमने यहाँ पर, कभी कुछ सामान लेने जाना, फिर दिन का खाना। तो करते करते इन्होंने नींव इतनी मजबूत करी है कि आज के दिन हम 60-70 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, और ये आपको आज के दिन रास्ता दिखा पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ही भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी पोजीशन में उन्होंने आज के दिन रखा है। तो मेरा सजेशन यही है एक और कि ऐसे ही अपना रिकवरी में चलते रहो और लोगों को रास्ता दिखाते रहो, है ना, क्योंकि देखो रिकवरी से बढ़िया खुशी ज़िंदगी में कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारी रिकवरी है तो हमारा परिवार है। लेकिन जब कभी भी अगर फोकस हमारा हटने को हो, कभी हमें परेशानी फील हो किसी चीज़ को लेके, तो हमेशा अपने वर्तमान में आगे देखना है कि यार मेरे लिए क्या सही है, जवाब मिलेगा, जैसे कि तुम करते हुए आए हो। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि परिवार का भी किसी का गलत नहीं चाहता। जिस इंसान ने अपने परिवार की बात मानी है उसने कभी जिंदगी में मार नहीं खाई, धक्के नहीं खाए। और रही बात रिकवरी के, आज इनको 1095 डेज हो गए हैं, 1095 होते हैं 95, 1095 दिन हो गए हैं।
हर तरीके के नशे को छोड़े हुए। तो लेकिन ये तुम्हारे अंदर परिपक्वता तो लाई है, मैच्योरिटी, और जैसे मेरे अंदर लाई है, तुम्हारे अंदर लाई है, इन लोगों के अंदर आ रही है, लेकिन रिकवरी एक दिन की ही है। तो ऐसी ही एक दिन के स्तर पर हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी भर। और जैसे आज के दिन तुम संदेश दे पा रहे हो इन लोगों को, इसका भी भगवान के लिए आभारी हमेशा होना है, क्योंकि अपने में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो, कोई इंसान, किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात होती है ना। भगवान, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत वो है, हम जरिया हैं, क्योंकि किसी के जरिए से मैं ठीक हुआ, किसी के जरिए से कोई ठीक हुआ, किसी के जरिए से कोई ठीक हुआ। तो अगर ईश्वर ने, भगवान ने हमको चुना है जरिया बनाने के लिए, आप लोग ठीक हो सको। अगर आप लोगों में से किसी की भी ज़िंदगी बचती है, एक इंसान नशा कर करके क्या होता है, देखो समाज में, छोटी सी बात बोलता हूँ, एक चीज़ हमारी, अगर ये बात समाज सुनता है ना इस चीज़ के एडिक्शन के बारे में, तो सोचते हैं अरे क्या है यार, ये नॉर्मल ड्रिंक करो यार, कोई नशे करो तो क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन परेशानी हम जानते हैं, हमने संघर्ष करा हुआ उस चीज़ को, हम समझते हैं, है ना। उस माँ का दर्द मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, जिसने अपना बेटा खोया होगा या भाई खोया होगा, किसी बहन ने या अपना पति खोया है। देखे हैं मैंने ऐसे भी, इतने सालों में यहाँ पर हजार से ऊपर लोग रह के गए हैं, तो कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें लोगों को मौका नहीं मिल पाया। लोगों के घर वाले पता करने आए, उसे कुछ महीने बाद उसकी डेथ हो गई, उनको भेज नहीं पाए, या कोई पागल हो गया, कुछ हो गया। तो लेकिन क्या है, बीमारी हमारी है तो हमको समझना है, जैसे इन्होंने समझा। तो भगवान से कामना करूंगा हिमांशु जी आपके लिए कि ऐसी निरंतर रिकवरी में बढ़ते रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो इसी तरीके से, है ना। अपने परिवार में संतुलन बनाते हुए, अपने काम में, खुद में, अपनी, और खुशी के साथ एक जीवन जीना। दुख तो हर इंसान की ज़िंदगी में आएंगे, सुख दुख छोटी मोटी, ये बहुत छोटी चीज़ है। जैसे सही गलत कुछ नहीं होता ना, वैसे सुख और दुख सबकी ज़िंदगी में आएंगे, तुम्हारी भी, मेरी भी, हम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है, संतुलन बना के आगे बढ़ते हुए रहना, दुखों की तरफ, दुखों को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, क्या उस दुख का कारण है, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लेनी है, जैसे कि लेते ही हो। तो यही मेरा सजेशन है, कि मैंने कहा आपने सुना। इसी में कोई और सजेशन? चलो, इसी के साथ फिर हम शेयरिंग सेशन समाप्त करेंगे। तो ये एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, देखो कैसे, एक मैंने शुरुआत में बात करी थी ना, कैसे दिशाहीन, उसमें मैं भी हूँ, दिशाहीन भटका हुआ इंसान, ना, एक बेईमान इंसान। और आज का दिन देखो, है ना, किस तरीके से इंसान बदलता है, बदल जाता है। तो ये रिकवरी की वजह से ही तो है। रिकवरी सिर्फ नशे की नहीं है, रिकवरी जीवन के हर स्तर की है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, फाइनेंशियल, किसी भी। लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन में चुटकी बजाते हुए, कहते हैं ना रिकवरी रातों रात नहीं मिलती, प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से इन्होंने कोशिश करी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसी कोशिश करना। आपके सही होने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जो ये जीवन संकल्प है, इसका यही संकल्प है कि यहाँ से लोग आए और ठीक होके जाएं, और उसके लिए जो हमें करना पड़े हम करें, अच्छी से अच्छी चीज, जो भी अपने स्तर से कर सकते हैं। और देखा होगा हिमांशु जी रात के 12-12, 2-2 बजे ही भाग जाते हैं, दिन भर भी इधर उधर, कुछ भी काम हो अंदर तो पीछे नहीं हटते हैं। कहने का मतलब ये, रिकवरी जो बढ़ती है, अगर रिकवरी बढ़ रही है तो उसके अंदर अहम नहीं बढ़ना चाहिए। रिकवरी बढ़ रही है, जब आप रिकवरी में आगे बढ़ रहे हो, मान लो यहाँ पर हो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने, तो धीरे धीरे अंदर आपके अंदर विनम्रता बढ़नी चाहिए, आपके अंदर गुस्सा कम होना चाहिए, आपके अंदर ईगो बिल्कुल डाउन होनी चाहिए। इनको 3 साल हो गए, इसका मतलब छोड़िए कि हमारे इनके अंदर बहुत ईगो आ गई है, उतने और ज़्यादा विनम्र हो गए। तो रिकवरी जैसे बढ़ती आती है, हमें और क्या होना है, विनम्र होना है, हमें हमारी ईगो और कम होनी चाहिए, हमारा गुस्सा और कम होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे गुस्सा खत्म ही नहीं किया जा सकता। अरे तो एक गंदा ग्लास है पानी का, उसको खाली करके साफ पानी तो भर सकते हो, या उसी गंदे पानी में तुम साफ पानी में मिलाते रहोगे ना लगातार, तो एक ना एक दिन आएगा कि वो पानी साफ हो जाएगा। तो गुस्से को विनम्रता से तो बदल सकते हो, बदलना है अपने से। तो दोस्तों, यही इस कार्यक्रम का चमत्कार है जो आपके सामने आज इन्होंने शेयरिंग करी।
और ये आपके सामने आज एक उदाहरण बन के हैं आप लोगों के सामने। जो लोग कहते होंगे ना नहीं ठीक नहीं होते, ये होता है वो होता है, समाज में कई लोग नशा मुक्ति के लिए भी कहते हैं कोई ठीक नहीं होता है, तो ये उदाहरण है कि भाई हम लोग ठीक हो सकते हैं। कोई भी इंसान अगर वो एडिक्शन में है तो वो इस कार्यक्रम की प्रोग्राम की मदद से वो ठीक हो सकता है, और आप सब लोग भी ठीक हो सकते हो। हर इंसान के पास मौका है, जैसे इनको मौका इनको मिला, इन्होंने इस मौके को अपनाया, वैसे आप लोगों को भी मौका है। ठीक है दोस्तों? चलो फिर सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आगे बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में आएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे हिमांशु जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। हमारे भाई से राहुल से, आप सबने इनकी आवाज सुनी होगी है ना कि किसका तो ये गाना एक अच्छा सा है ना हम सब के लिए, और इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में आप गाएं जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। कहीं से भी साइड कर दीजिए, जो तेज आवाज में जो गाना सबसे अच्छा लगता हो। एक गाना मेरे बहुत करीब है, जैसे सर ने कहा कि उनका तो आदेश है, केवल बस रिक्वेस्ट नहीं करना उनसे। तो मैंने दोनों सर की बहुत इज्जत करता हूँ, दोनों लोग की, और जितने भी यहाँ हमारे मेंटर्स हैं मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की है मैंने, और निरंतरता बनाए रहूँगा। जैसे हमारे अक्षय सर कहते हैं कि निरंतरता और धैर्य दो चीज़ें आध्यात्मिक सिद्धांत में बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सबको बरकरार रखते हुए एक मोटिवेशन भी लेता हूँ एक गाने से, जो हमें बताता है कि हम कल रहें या ना रहें, लेकिन अगर रिकवरी में रहते हैं तो हमें ये पल और हमें यहाँ की रिकवरी हमेशा याद आती रहेगी। किस तरह हमने रिकवरी को लिया था, किस तरह हम रिकवरी में आए थे, तो उसके लिए थोड़ा सा है। और फिर रिकवरी में आने के बाद कैसे हमारी अगली आने वाली जो सुबह होती है वो कैसे आगे बढ़ती, कैसे अच्छी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक गाना है, गाने की इजाजत चाहूँ। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। आने वाली सुबह जाने होगी कितनी सुहानी, चमकेंगे ऐसे के सारी दुनिया होगी अपनी दीवानी। हो हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे वो पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल। थैंक यू। कैंडल देना है अक्षय, कैंडल है छोटी वाली कैंडल होगी ऑफिस पे ना, वो मंगा।
ठीक है